लाइफे पूरा ही झंड बा त काहे का इतना घमंड बा। सपनों में चमचमाती गाड़ियों के इश्तिहारों से चमक रही थी जिंदगी, पर असल में रोडवेज बस के जैसे गड्ढ मड्ढ रास्ते घिसट रही है जिंदगी। घिसी हुई टायरों से, बेतुके शायरों से, छोटे मोटे लायरों से कट रही है जिंदगी। लाइफ है पूरा ही झंड बा। जो फिल्में हैं उसमें जो मैं गाने लिखता हूँ, मैं उसको कहीं भी कविताओं से कमतर नहीं मानता, क्योंकि मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म है तो वही मेरे लिए कविता है। मेरी पहली फिल्म ऐ रंगरेज मेरे, और वो इसलिए पसंद है मुझे क्योंकि वो मेरा पहला गाना था एक तरीके से। कितने दफ़े दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफ़े, वैसे तो तेरी ना में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तुम जो अगर हाँ कहे तो बात होगी और ही। दिल टूटना ना कभी आपको गाना लिखना नहीं सिखा सकता। शब्द आपको पढ़ने से आते हैं, दूसरों को आप मास्टर्स को देखते हैं उनसे आते हैं, बट अब इंस्पिरेशन चेंज हो गया। अब क्या प्रोड्यूसर कच्चे। लाइफ है पूरा ही झंड बा त काहे का इतना घमंड बा। सपनों में चमचमाती गाड़ियों के इश्तिहारों से चमक रही थी जिंदगी, पर असल में रोडवेज बस के जैसे गड्ढ मड्ढ रास्ते घिसट रही है जिंदगी। घिसी हुई टायरों से, बेतुके शायरों से, छोटे मोटे लायरों से कट रही है जिंदगी। लाइफ है पूरा ही झंड बा। वाह, ये बताइए खाते क्या हैं जो इतना शानदार लिखते हैं आप? शानदार लिखने का तो पता नहीं, पर खाता बहुत हूँ, और मतलब मेरे तंदुरुस्ती का राज आप समझ गए। मैं भी बहुत खाता हूँ। कुछ तो स्पेशल खाते होंगे। मतलब मैंने तनु वेड्स मनु जब देखी थी ना जी, मैं फैन हो गया था। मतलब उसके गाने मैं आज तक सुनता हूँ। थैंक यू। मतलब वो गाने जो हैं वो आई थिंक बहुत लोगों के बड़े फेवरेट हैं। वो फिल्म भी बहुत लोगों की बड़ी फेवरेट है और उसका म्यूजिक भी बहुत लोगों का बड़ा फेवरेट है। उसका कौन सा गाना आपको सबसे पसंद है? सॉरी, मैं तनु वेड्स मनु की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी पहली फिल्म बतौर लिरिसिस्ट, पहली बॉल पे सिक्सर मारा था एकदम स्टेडियम के बाहर। मुझे लगता था कि शायद फील्डर्स नहीं थे इसीलिए चला गया होगा। बट कौन सा गाना, उसमें एक गाना है ऐ रंगरेज मेरे, और वो इसलिए पसंद है मुझे क्योंकि वो मेरा पहला गाना था एक तरीके से। मैं आनंद राय जी जो डायरेक्टर हैं उनका मैं असिस्टेंट हुआ करता था, और मैं एक्सीडेंटल लिरिसिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा यार तुम, और मैं बहुत घटिया असिस्टेंट डायरेक्टर था, बहुत खराब, मतलब इतनी गालियाँ सुनता था बता नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा यार तुम ये कविता वगैरह लिखते हो, लिरिक्स लिखोगे? मैंने कहा हाँ देखते, क्योंकि मुझे उसमें एक ही लोभ था कि असिस्टेंट डायरेक्टर को 50 लोगों के बीच में गाली पड़ती है, लिरिसिस्ट को तो बंद कमरे में देंगे। वही गाली दे दो लेकिन थोड़ा इज्जत के साथ, इज्जत के साथ दे दो। तो मैंने कहा चलो, और उन्होंने कहा कि चलो ये सिचुएशन है, अगर कुछ लिखो, और ये डमी लिरिक्स होगा, मेन लिरिसिस्ट को आएंगे बाद में। और मैंने उस पर पहला गाना ही ये रंगरेज मेरे, और एक दूसरा गाना था मन्नू भैया का करिए। तो ये दोनों गाना हमने लिखा, और उसके बाद उन्होंने कहा यार तुम कहाँ फंसे हो, तुम तो ये करो। तो मुझे लिरिसिस्ट बनाने का पूरा जो वो है वो आनंद राय को जाता है। अब भैया इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे फेवरेट लिरिसिस्ट मेरे सामने आए, मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गया। राजशेखर, देखिए जो गाने सुनते हैं ना वो जानते होते हैं, लेकिन कई बार जो लोग पर्दे के पीछे होते हैं ना उन्हें शायद कुछ लोग नाम से पहचानते हैं, चेहरे से तब पहचानते हैं जब गूगल करते हैं, या हम जैसे लोग होंगे कि जो एकदम गाना अगर कोई हम 100 बार सुन लेंगे लूप पे तो हम ढूंढेंगे किसने गाया है, किसने किया है। तो अभी गुड लक जेरी, तो गुड लक जेरी में क्या क्या लिखा आपने? गुड लक जेरी के 5.5 गाने, 5.5 सॉन्ग्स। वो सबसे करीब कौन सा है आपके दिल के? अगर ये आपको लगता हो यार इन पांचों में से ये जो है ये सबसे बढ़िया बना, हालांकि बड़ा ऐसा सवाल है क्योंकि आपके लिए तो हर गाना खास होगा, लेकिन स्टिल मतलब पहला गाना था जो कि हमने आपको अभी सुना है, लाइफ है पूरा ही झंड बा, फिल्म के लिए पहला गाना लिखा था। यूजुअली मैं ज़्यादातर लोग जब डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मुझे बुलाते हैं तो वो लव सॉन्ग के लिए बुलाते हैं। तनु वेड्स मनु से ऐसा कुछ पर्सनली नहीं है, बट तनु वेड्स मनु के दिनों से ऐसा लगता है लोगों को कि मैं लव सॉन्ग बेहतर लिख पाता हूँ। ये फिल्म जब मेरे पास आई तो मुझे लगा कि यार इसमें लव सॉन्ग नहीं है एक भी,
और मुझे लगा कि ये अच्छा है, मज़ा आएगा इसमें। बिल्कुल अलग तरह का मामला है, थ्रिलर है। और इसमें एक और कनेक्शन था कि मैं बिहार से हूँ और इस फिल्म की जो मुख्य किरदार है जेरी जो जानवी प्ले कर रही है, वो भी एक बिहारी लड़की का रोल प्ले कर रही है। पहली बार उन्होंने प्ले किया, तो मैंने कहा बिहारी मिलेंगे इस बार। तो ये था। तो एक तो झंडबा, वो भी बिहार का पूरा वो मामला है। दूसरा एक गाना है पैरासिटामॉल। वो गाना मतलब कोविड के दौरान लिखा था, जब सेकंड वेव का पूरा अपना हर तरफ मायूसी थी। मैं बिहार में अपने गांव में था, बॉम्बे छोड़ के चला गया था मैं तभी। और जो म्यूजिक डायरेक्टर है पराग छाबरा, वो बॉम्बे में थे, और डायरेक्टर सिद्धार्थ सेन वो कलकत्ता में थे। तो ज़्यादातर गाना जो है वो गाना जो है वो हमारा जूम पे या इस तरीके से हमारी बातचीत हुई। तो वो गाना जो है वो फिल्म से ज़्यादा मुझे लग रहा था मैं अपने लिए लिख रहा था कि जोगी बोला दर्द दवा है, दर्द दवा ले तू मोल, तो किसी को ना बोल, तो पैरासिटामॉल घोल 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 घोल। एकदम प्रैक्टिकल। मतलब आप जो भी आपके गाने होते हैं, मतलब आप रियल लाइफ की जो चीजें हैं, ये जो प्रैक्टिकलिटी है, उसको ध्यान में रख के बनाते हैं। अब देखिए, आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर हम वो रियल लाइफ से जुड़ा नहीं होगा तो हम किसी और से जुड़ नहीं, फिर मेरे लिए हो सकता है वो गाना, किसी और के लिए नहीं हो सकता है। और इस गाने की अगर मैं बात करूं पैरासिटामॉल की, तो इसमें मैं आपको मतलब अगर किसी से आप इंस्पायर्ड हैं तो बिल्कुल बताना चाहिए, मुझे लगता है। ये एक जापानीज पोइट है मुराकामी, उनकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद है कि पेन इज इनहेबिटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द, आप दुख को नहीं रोक सकते आने से ज़िंदगी में, बट कहीं ना कहीं आपकी ये चॉइस हो सकती है कि मैं इसको अपने ऊपर कितना हावी होने दूं। तो उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड, और वो मैं अपने आप को समझा रहा था सेकेंड वेव के बाद उस समय में कि ये कैसे कैसे करना है। दूसरी बात कि हम जैसे लोग, एक बैंक कर्मचारी, एक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, कोई स्टूडेंट, हमारे पास जो एक मध्यम वर्ग है, मैं आपको भी मध्यम वर्ग में गिन लेता हूँ। बिल्कुल मध्यम वर्ग ही है, मिडिल क्लास। तो हमारे पास ये लग्जरी नहीं है कि अगर हमारी तबीयत खराब हुई तो हम बैठ के 4 दिन की छुट्टी ले या 5 दिन, जब तक कि हम उस तरह के लोग हैं कि जो कि जब तक काम चलता है तब तक काम चलता है, जब नहीं लग रहा है कि अब मुश्किल है तभी हम बिस्तर पे होते हैं। इस पूरे हमारे मिडिल क्लास को डेडिकेट करता है, उनको डेडिकेटेड है ये गाना। अच्छा, आपको गाने लिखने का कीड़ा काटा कब था? मतलब दिल विल टूटा था कि जो अक्सर कहते हैं कि जो शायर टाइप के लोग होते हैं या जो राइटर लोग होते हैं जो अच्छा लिखते हैं, कभी ना कभी उनका दिल टूटा होता है, ऐसा कुछ होता है, इस तरह से हम सुनते हैं। दिल टूटा है बहुत बार भाई, बहुत ईमानदार आदमी यार। मतलब नहीं तो किसी से पूछोगे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने तो बस बैठे थे लिखना शुरू कर दिया, मतलब क्या इसके लिए तो मतलब नहीं, दिल टूटा है। हाँ। और दिल है तो टूटेगा। हाँ। तो दिल टूटा है, पर एक बात और है, दिल टूटना ना कभी आपको गाना लिखना नहीं सिखा सकता। दिल टूटना ना आपको एक एम्पैथी आपके अंदर क्रिएट करता है, यार किरदार क्या समझ रहा होगा। शब्द आपको पढ़ने से आते हैं, दूसरों को, आप मास्टर्स को देखते हैं, उनसे आते हैं, बट अब इंस्पिरेशन चेंज हो गया है। अब क्या है? प्रोड्यूसर का चेक। बड़ा प्रैक्टिकल हो यार। अरे लेकिन शुरुआत कैसे की थी गाने की? मतलब ऐसी लिखना शुरू कर दिया था, क्या था? हाउ योर जर्नी स्टार्टेड? सफर शुरू कैसे हुआ था? भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, यहाँ से मैंने मास्टर्स किया। किस कॉलेज? किरोड़ीमल कॉलेज। क्या? मैं सेम किरोड़ीमल कॉलेज। इतना टैलेंट है किरोड़ीमल कॉलेज में यार। अक्सर इंटरव्यू करता हूँ, अभिषेक बनर्जी मुझे मिले किरोड़ीमल कॉलेज। इतने सारे लोग मिल जाए। आप किस बैच में थे? मैं था 2002 में ग्रेजुएशन, 2004 में एमए। अच्छा, फिर आप मेरे सीनियर हैं। अच्छा। अरे वाह। तो देखो ऐसा भी होता है भाई, मतलब जूनियर सीनियर का इंटरव्यू कर रहा है। तो नहीं, ये तो बहुत, वाह क्या बात है, क्या कनेक्शन निकला? क्या कनेक्शन निकला। तो किरोड़ीमल कॉलेज नहीं था बिल्कुल भी, नहीं, हमें भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता। तो किरोड़ीमल कॉलेज से था मैं, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर आर्ट फैकल्टी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी से मैंने अपना मास्टर्स किया। उसके बाद मेरे सारे दोस्त जो है कमीने चले गए वो बॉम्बे, और मैं रह गया यहाँ अकेला।
अब दिल्ली मुझे बहुत महबूब शहर है, बहुत, आई लव दिल्ली, बट दोस्तों के बिना यार वीरान हो गया, लगता था कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा क्या करें। मैंने कुछ दिनों तक एक न्यूज़ चैनल के साथ काम किया और फिर मुझे कहा कि उन दोस्तों ने, अरे क्या कर रहे हो, आओ, असली दुनिया तो बॉम्बे में है। हमने कहा चलो हम भी झोला उठा के बॉम्बे चले गए। बॉम्बे गए, वहाँ तो जो बॉम्बे सपने में सोचा था वो उससे तो बिल्कुल अलग बॉम्बे, जहाँ लोकल है, भीड़ है, पसीना है, मतलब एक तरह से बहुत सर्वाइवल किसी तरीके से, स्ट्रगल बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। पर मैं बिहार से आता हूँ और हमने इतना स्ट्रगल देखा है, चाहे वो श्रमजीवी एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस में टिकट ना मिलने से लेकर के बाकी तमाम चीज़ों में, कि हमें लगा हाँ ठीक है यार स्ट्रगल है, तुम लोगों को लगता होगा, हमें तो कुछ नहीं लगता। हम तो पेपर बिछा के ट्रेनों में आए। तो थैंकफुली मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अंधेरी स्टेशन या बांद्रा स्टेशन पे मैंने पेपर बिछा के वो किया है। हाँ, पर वड़ा पाव खाया है, इसीलिए वड़ा पाव की कोई अच्छी मेमोरी अब नहीं है हमारे दिमाग में। जब ओ वड़ा पाव खाएंगे, हमने ना 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 आप खाओ, बहुत खा लिया। तो हम पहुंच गए बॉम्बे, कुछ पता नहीं था क्या करना है। बाकी दोस्त क्योंकि असिस्ट कर रहे थे, हमने असिस्ट करना शुरू कर दिया। तनुवर्स मनु पे मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर रहा था, फिल्म की कास्टिंग में भी मैं जुड़ा रहा। उन्होंने कहा कि यार तुम ऐसे ऐसे तुम कविताएं लिखते हो, कभी गोष्ठी हुई, घर पे खाना पीना हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कुछ सुनाओ, सुनाया उसको। ऐसे ही उन्होंने कहा कि यार तुम लिखते हो, तुम लिखो। और हिमांशु शर्मा जो कि मेरा पुराना दोस्त है, वो भी किरोड़ीमल कॉलेज से, तनुवर्स मनु का राइटर, रांझना और तमाम फिल्में, कहा कि यार लिख। तो हमने कहा यार चलो इसमें गाली कम पड़ेगी। तब तक कुछ ऐसा नहीं था, पैसे वैसे का कुछ सोचा ही नहीं था कुछ। लिखना शुरू किया, फिर रंगरेज हुआ, फिर मन्नू भैया क्या करी है, थर्ड गाना था कितने दफे दिल ने कहा। फिर इस तरह करके उन्होंने कहा कि यार एक एक करके फिर एल्बम ही धीरे धीरे कब्जा कर लिया तुमने, अब कर लो। लेकिन आनंद एल राय साहब ने आपको लिखने के लिए क्यों कहा? मतलब आप तो असिस्ट कर रहे थे जी। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी गाना लिखने को बोल देंगे, तो कुछ तो कहीं ना कहीं रुझान देखा होगा उन्होंने, आपने कुछ जिक्र किया होगा या कुछ तो लिखा होगा आपने। मैंने गाना नहीं लिखा था, पर मैं कविताएं लिखता था। और कविताएं जो लिखता था मैं, जो आपने अभी कहा कि बहुत ही रियल, तो मेरी कविताओं में मुझे लगता है कि मैं ना बहुत आम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भाषा हम यूज करते हैं वही बातचीत जैसी कविताएं होती थी, और उनको शायद ये बात अच्छी लगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे तब तक नहीं पता था कि मुझे लिरिक्स लिखना है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं लिरिसिस्ट के नाम लिखता था कि फला साहब हो सकते हैं, फला भाई हो सकते हैं, ये इन कैसा रहेगा। तो पता नहीं हो गया वो, आप सही किसी सही जगह पे सही लोगों के साथ सही वक्त पे होते हैं, तो वही वाला मामला था उसमें। कोई कविता सुनाना चाहेंगे? कुछ हो आपके दिल के करीब, या कोई ऐसी चीज जो मतलब, क्योंकि आप जाहिर है कविताओं से ही आपको आगे एक चांस मिला, तो मैं चाहूंगा जरूर कोई ना कोई कविता। मैं ना इसमें एक बात कहता हूँ कि मेरी जो फिल्में हैं उसमें जो मैं गाने लिखता हूँ, मैं उसको कहीं भी कविताओं से कमतर नहीं मानता, क्योंकि मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म है, तो वही मेरे लिए कविता है। मैं आपको अपनी एक फिल्म का गाना सुनाता हूँ और मैं ऐसे कविता की तरह बोल के सुनाता हूँ, जिस तरीके से मैंने आनंद राय जी को। बिल्कुल, जैसे आप कंफर्टेबल रहें। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे, वैसे तो तेरी ना में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, तू जो अगर हाँ कहे तो बात होगी और ही, दिल ही रखने को कभी ऊपर ऊपर से सही, कह दे ना हाँ, कह दे ना हाँ यूं ही। कितने दफे मुझको लगा तेरे साथ उड़ते हुए, आसमानी दुकानों में ढूंढ के पिघला दूं मैं चांद ये, तुम्हारे इन कानों में पहना भी दूं बूंदे बना, और ये मैं सोच लूं समझेगी तू जो मैं ना कह सका, पर मैं डरता हूं अभी ना ये पूछे तू कहीं, क्यों लाए हो ये यूं ही, कितने दफे दिल ने कहा। शानदार। ये आपको पता है मतलब कितने ही लौंडों की जो है दिल की बात है, जिसे आपने शब्दों में जो है पिरो दिया। हमारे दिल की भी बात है, हमारे दिल की भी बात है, बिल्कुल यार है। और तनुवर्स मनु में आपने इसको यूज भी किया, और इसको मैंने मतलब मेरे पास गिनती नहीं होगी मैंने कितनी बार इसे सुना होगा, मेरे गिनती नहीं होगी मैं, मतलब क्योंकि एक जब वो तनुवर्स मनु आई थी तो मैं लूप पे सुनता था उसके गाने। और इसी तरह मैं एक बार हमारे एक कलीग से जिक्र कर रहा था, यार उसके गाने बड़े शानदार हैं, ऐसे ही बता रहा था, क्योंकि
होता क्या है कि जब आप म्यूजिक सुनते हो ना, आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा ही होता है कि अगर मैं एक गाना सुन रहा हूं ना, मैं उसको लूप पे सुनता रहूंगा जब तक अगले की बारी नहीं आएगी। वो 15 दिन भी हो सकता है, वो 2 महीने भी हो सकता है। तो उन्होंने जिक्र किया कि अरे ये तो अपने दोस्त ने लिखे हैं, और वो दोस्त आज जो हैं जाकर के मुझे मिले। अच्छा, म्यूजिक की अगर बात करें या लिरिक्स की अगर बात करें, तो आपके लिरिक्स अलग तरह के लिरिक्स होते हैं। एक प्रैक्टिकलिटी होती है उसमें, एक मीनिंग होता है कहीं ना कहीं। आजकल बहुत तरह के लिरिक्स बनते हैं, तो आपको क्या आपके थॉट्स होंगे उसको लेकर कि जो आजकल, मतलब आजकल तो हर चीज को लिरिक्स बना देते हैं। मतलब देखिए, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है बाजार, क्योंकि ये भी बिक रहा है, वो भी बिक रहा है। बट मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं कि कुछ एक लोगों के अलावा ज्यादातर काम, खास करके पिछले कुछ सालों में मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है रते हुए। एक म्यूजिक का, एक लिरिक्स का एक जो स्तर है वो गिर रहा है। कुछ लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके एल्बम का हम वेट करते हैं। गुलजार साहब, जावेद साहब तो है ही, मतलब इरशाद भाई हैं, जैसे इरशाद कामिल या अमिताभ भट्टाचार्य, वरुण ग्रोवर, ये वो नाम हैं जिनके काम का मैं इंतज़ार करता हूँ कि ये अच्छा आएगा। बट ओवरऑल अगर कहें तो डेफिनेटली हमें एक बार सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कह रहे हैं। मुझे अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से या बहुत आम फहम बात जो है उसके कहने से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। वो अगर मैं आज के दिन में कविताएं इस तरह से लिखने लगूं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन भी था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजति कमल निकुल वल्लभ की प्रभा, तो लोग कहेंगे हेलो ब्रो प्लीज, ठीक है, गेट अ चिल पिल। या इसीलिए मुझे चेंज, पैरासिटामॉल का अगर पूरा देखेंगे पिछले 2 साल में दुनिया में सबसे ज्यादा यूज्ड एक वर्ड में से होगा। बिल्कुल। मुझे लगा कि यार हम दर्द और दवा के मेटाफर में लगातार बात करते हैं, हम क्यों नहीं सीधा नाम ले रहे हैं। पैरासिटामॉल कौन नहीं जानता, गांव-गांव में जानता है, बट उसके पीछे की जो सोच है, कितना पहुंच पाया हूं मैं, कितना पहुंचूंगा ऑडियंस तक मुझे नहीं पता, पर कोशिश ये रही कि यार उसको ना, क्वर्की मीन्स ना आजकल हो गया है हल्का, क्वर्की मीन्स हो गया है शैलो, जबकि ऐसा नहीं है। क्वर्की अलग चीज है, उसके अंदर मीनिंग भरना वो हमारा काम है। और एक फिल्म लिरिसिस्ट के लिए ये काम बहुत जरूरी है कि आप अपने किरदारों के साथ चले, अपनी कहानी के साथ चले, अपने डायरेक्टर के साथ चले। अच्छा, आपके कौन से पसंदीदा गीतकार हैं, लिरिसिस्ट हैं सबसे ज्यादा, जिनका काम आपको इंस्पायर करता हो? आज तक में सबसे ज्यादा मैं कहूँगा शैलेंद्र, मजरू साहब, गुलजार साहब, जावेद साहब। ये इसके अलावा भी बहुत नाम हैं जो कि छूट जाते हैं इन बड़े नामों के बीच में। राजा मेहंदी अली खान, बालकवि बैरागी, मतलब इनके कुछ कुछ गाने सुनता हूँ तो लगता है आह क्या बात है। अपने कंटेम्प्रेरी में अगर मैं बात करूँ तो इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, वरुण ग्रोवर, ये वो नाम है जो कि मुझे पहले, बहुत सारा लोग कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एक जो कंसिस्टेंसी की बात है, एक जो लगातार करते रहने की बात, और उसके बावजूद भी आप प्रूव करते जा रहे हैं, वो मुझे लगता है, मुझे जलन होती है इन लोगों से। इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य से तो डेफिनेटली जलन होती है मुझे। तो कभी गुलजार साहब से, जावेद साहब से मुलाकात हुई? जावेद साहब से मुलाकात हुई है 2 बार। एक बार दिल्ली में एक अवार्ड फंक्शन था, उसमें मुझे एक अवार्ड दिया गया था, काव्य सम्मान, उसके लिए जावेद साहब चीफ गेस्ट थे, तो उसके लिए तब मुलाकात हुई थी। तो अभी आगे क्या क्या कुछ और करने वाले हैं? किस किस फिल्म में आपके गीत हमें देखेंगे? कोई एल्बम गुड लक जेरी में थैंकफुली गाने बहुत पसंद किए जा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं गाने हर जगह पे, और फिल्म के साथ जब आप गाने देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर गाने समझ में आएंगे। इसके अलावा कुछ और फिल्में हैं, जैसे कि एक रेड चिली की फिल्म है, भक्षक नाम है उसका, उसमें है भूमि पेडनेकर है, पुलकित हैं डायरेक्टर, अनुराग सैकिया म्यूजिक डायरेक्टर है उसका। फिर इसके अलावा मिसमैच नाम का एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, उसके पिछले सीजन में भी मैंने उसके लिए लिखा था। लक्ष्मण उतेकर एक कमाल के डायरेक्टर हैं, मिमी जिनकी फिल्म, तो उनके साथ एक फिल्म है कुछ। कलर येलो
जो आनंद राय साहब की कंपनी है, उनके लिए 2 फिल्में और कर रहा हूँ। आनंद राय के तो मुझे लगता है आप मोस्ट फेवरेट हो गए हैं। आनंद जी से जितना एक प्रोफेशनल वो है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े भाई, एक घर के बड़े के जैसा भी उनके साथ। हालांकि वो अगर सुनेंगे कि बड़ा बोल दिया मैंने उनको तो अच्छा नहीं लगेगा उनको क्योंकि वो काफी अभी वेट उन्होंने बहुत कम कर लिया, बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है मैं मिला था अभी थोड़े दिन पहले। हाँ, तो वो अभी कंपटीशन दे रहे हैं पूरा, पर वो अच्छा लगता है उनके साथ करते हुए, बहुत आज़ादी मिलती। कभी नहीं बोलते कि ये करो ये ना करो इस तरह। जब उन्होंने ये कर लिया ना कि ये हो गया है तो ये फिर वो आप देखो, आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह से आप अच्छे अच्छे गाने बनाते रहे, वो ऐसे गाने बनाते रहे जो 10 साल बाद भी हम सुने तो उनमें एक जो रूह होती है, मतलब गानों की, मैं आज भी मतलब आपके लिखे हुए गाने सुनता हूं तो फील होते हैं। जैसे हमने आज के म्यूजिक की बात की तो कई ऐसे होते हैं जो उस वक्त तो ट्रेंड कर जाएंगे, बट आप 10 दिन बाद उनको सुनना भी पसंद नहीं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक जाते जाते एक किस्सा सुनाता हूं। बिल्कुल। हमारा एक गाना आया था जाने दे, करीब सिंगल फिल्म का था। इरफान खान साहब थे उसमें, तो रहे नहीं, तो उसका एक बहुत अलग सा रिव्यू आया। गाना रिलीज हुआ, मुझे बिहार से 3-4 लड़के ने कॉल किया। गाने के बोल है ऐसे कि वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे कि जाने दे, क्यों न रोक कर खुद को एक मशवरा कर ले, मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे। आशा नहीं है मगर जाना नहीं है उधर, मालूम है जहां दर्द है वहीं फिर भी क्यों जाए। वही कश्मकश, वही उलझने, वही टीस क्यों लाए। बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते, मगर जाने दे। ये गाना है। अब मुझे बिहार से फोन आया, भैया गाना बहुत अच्छा लगा मगर कुछ पैसा भेजिए। हम बोले 2 लाइन का मतलब क्या है? बोला भैया ये गाना ना बक्सर के बाद और अच्छा लगेगा। हम बोले मतलब? बोला नहीं, बिहार ड्राई स्टेट है ना। चलिए, आप ऐसे ही मजेदार, प्रैक्टिकल और रूह को छू लेने वाले गाने लिखते रहें। बहुत शुभकामनाएं आपको भी और गुड लक जेरी की पूरी टीम को भी। और फिर मुलाकात होती है। जी हमारा तो और कनेक्शन निकल गया। यस, अब तो बड़ा वाला कनेक्शन निकल गया हमारा। थैंक यू सो मच।